हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं मेरे सभी साथियों का। ठीक है, अभी अपन आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जितने भी बच्चे हैं वो पहले की वीडियो देख लें, और आज की वीडियो है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि बुक में तो खाली लिमिटेड 10-15 क्वेश्चन है। अगर बुक एग्जाम में बुक के बाहर से आ गया तब क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना। तो आज अपन समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। नाम से ही पता चल रहा है हमें एरिया पता करने हैं, कौन से सर्किल से रिलेटेड एरिया पता लगाने हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहें और शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। बात से ही पता चल रहा है इसमें चैप्टर के नाम से कि सर्किल के बारे में पढ़ना है। सर्किल की कुछ चीजें अपन पहले पढ़ चुके, अभी फिर पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। ये मेरा सर्किल, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें काम आने वाली है, कौन कौन से इसके अंदर फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले लिखेंगे। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चंस की तरफ रन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मुझे पता है सर्किल के अंदर कुछ बातें मेरे को पहले से पता है, जो मैं लास्ट 10th चैप्टर में भी आपको बता दी। फिर से बता देता हूं कि ये सर्किल का सेंटर होता है, केंद्र। उसके बाद ये सर्किल की रेडियस आर, त्रिज्या। ये कंप्लीट सर्किल का डायमीटर, व्यास, ये पता है। उसके बाद ये जो होता है चारों तरफ, ये इसे कहते हैं सर्किल की आर्क या सरकमफ्रेंस, सी, या फिर परिधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है कि सर्किल के सेंटर पे यहां से शुरू करके कंप्लीट राउंड जब घूमता है तो एंगल बनता है 360। ये भी अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके, ये 360 का एंगल है। तो अब इसके बारे में धीरे 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 आगे अपन पढ़ेंगे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ऐसा आएगा जिससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। 110% पूछेगा वो इस बार। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूलों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला, C बराबर 2 पाई आर। सी का मतलब सरकमफ्रेंस, दूसरा नाम होता है इसका आर्क, तीसरा नाम होता है इसका परिधि। तो परिधि 2 पाई आर, पहला फॉर्मूला। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे समझ समझ के फॉर्मूले लिखते रहें, और अगली क्लासों में जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सामने सारे फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद एक नाम आएगा इसके अंदर, पहला स्टार डाल के, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। हिंदी में कहते हैं इसको चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो पहला नाम था है कि चाप या आर्क की लेंथ क्या होती है। परिधि के ऊपर यहां अलग से बनाओ क्या, इधर ये सर्किल है, ये तो पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये तो पूरा कंप्लीट आ गया।
लेकिन अगर इस पूरे का एक हल्का सा छोटा सा भाग में ले लूं इस सेंटर पॉइंट से, ये वाला भाग, तो ये जो भाग है इसको कहते हैं अपन चाप या लेंथ। लेंथ किसकी? आर्क की परिधि। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई। ये पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो उसके ये था आपका पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र चाप की लंबाई। बहुत ध्यान से समझना, जहां थीटा जो है, थीटा होता है इस चाप के बीच का कोण थीटा। आर आपको पता ही है, रेडियस या फिर त्रिज्या होती है, पहला सूत्र। अगला, एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्य। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अभी आया कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। त्रिज्या खंड या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? अगर ये चाप है, फिर से बनाता हूं इसको अलग से, ये अगर ये सेंटर बिंदु केंद्र और ये इसकी दो रेडियस, अगर ये इतनी इतनी दूरी जो है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क चाप कहते हैं, तो ये जो है, ये जो भाग बना है, इस भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड सेक्टर। कैसे? क्योंकि अपन तो निकालते हैं पूरे के पूरे वृत्त का या सर्किल का एरिया। मैं इस छोटे से, यानी पूरे सर्किल के एक छोटे से पार्ट को सेक्टर कहा जाता है। पूरे के पूरे सर्किल के छोटे से पार्ट को सेक्टर कहा जाता है, त्रिज्य खंड कहा जाता है। ये बन गया। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका एक छोटा सा भाग, तो छोटे से भाग में कोई ना कोई तो एंगल होता ही है, तो अगर वो एंगल पता चल जाए तो ये बन गया। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर कैसे बनता है, त्रिज्या खंड का निर्माण कैसे होता है। त्रिज्या खंड बनता है हमेशा त्रिज्या और परिधि से। सेक्टर बनेगा, सेक्टर मेड बाय आर्क, सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, दोनों से मिलकर बनेगा। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, लघु का मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा, तो छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या यही है छोटा सा? ये दो भागों में बट गया, क्या ये छोटा भाग है? तो यहां से इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो था मेरे पास तीसरा फॉर्मूला। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मेजर सेक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर ये लघु है तो क्या ऊपर वाला दीर्घ हो जाएगा? दो भागों में बट गया, एक छोटा एक बड़ा। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो क्या अगर ये माइनर सेक्टर है, लघु त्रिज्या खंड, तो क्या ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया? तो दीर्घ त्रिज्या खंड का डायग्राम क्या हो जाएगा?
ये सर्किल, ये लघु त्रिज्यखंड और इसको हटा दो, ये लो, ये बन गया मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखना ध्यान से, सेम ही होता है खाली थोड़ा सा। आप मुझे बताओ अगर ये पूरा का पूरा कोण 360 है तो क्या दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो 360 में से इसको हटा दूं तो क्या ये बन जाएगा क्या? अगर 360 में से इस थीटा को माइनस कर दें तो क्या 360 में से थीटा को माइनस करते हैं तो क्या ऊपर वाला बन जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये आ गया इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का। उसके बाद आगे दो फॉर्मूले और फटाफट इनको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं आगे। यानी कि एक बात और कि दीर्घ त्रिज्यखंड और मेजर सेक्टर ये भी किससे बनता है? आर्क, सरकमफ्रेंस, परिधि और रेडियस एंड त्रिज्या। आर्क, रेडियस, परिधि और त्रिज्या से मिलकर। तो याद रखें सेक्टर हमेशा सेक्टर मेड बाय रेडियस एंड आर्क। ठीक है, फटाफट इसको देखें फिर चलेंगे आगे क्वेश्चनों की तरफ, सॉरी आगे के फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, एक बात और समझ लेते हैं। अब एक नाम आएगा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बनता है हमेशा, सेगमेंट होता है, सेगमेंट बनता कैसे है वो आगे एक बार, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है अपना सेक्टर, सेगमेंट भी हमेशा सेक्टर से ही मिलकर बनता है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को अगर मिला दूं, दोनों पॉइंट को मिला दी तो एक, अब इसको हटा देते हैं। तो पहले तो ये बताओ क्या ये जो है ये कॉर्ड या जीवा है? चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था अपन। सर्किल के अंदर दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन को कॉर्ड या फिर जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जीवा बिगेस्ट कॉर्ड जीवा डायमीटर व्यास होती है, ये भी अपन पढ़ चुके पहले। तो ये अपना कॉर्ड, तो यानी कि ये जो पार्ट है इसका, ये इसको कहते हैं अपना सेगमेंट। अब ये भी दो भागों में बट गया, ये ऊपर वाला है नीचे वाला। जो छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो सेगमेंट मेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। वृत्तखंड जो है वो बनता है जीवा और परिधि चाप से। ये इसकी बात आगे चलते हैं, दो फॉर्मूले और हैं। तो देखते हैं सेगमेंट, फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये सेक्टर, ये लाइन बनाई, ये सेगमेंट, सेगमेंट या फिर वृत्तखंड। क्या ये जो माइनर सेगमेंट है कैसे आएगा? अगर ये एक बार के इसको हटा दो, इसको भी हटा देता हूं, समझ आ जाए। पहले समझते हैं माइनर सेगमेंट। लघु, हिंदी में कहते हैं इसको लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड।
ठीक है। अगर मैं, ये पूरा का पूरा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्र। अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन जाएगा? तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो क्या यही बचेगा? तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर हमें बताइए क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ एक नई बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी दो तरीके से, इसके भी दो फॉर्मूले। कौन कौन से? पहला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? या एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी में आधार, और इसको हाइट को कहते हैं अपन ऊंचाई। ये होता है। अब आपको क्या है कि अगर ये थीटा 90 डिग्री आ जाए पर, अब मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं। एक ही चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि बेस इक्वल हाइट, आधार और ऊंचाई, ये हमेशा जो है वो रेडियस होती है, रेडियस या फिर त्रिज्या। घबराने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी जिंदगी में कभी सोचने की जरूरत नहीं है। जब थीटा 90 डिग्री आए इस एरिया रिलेटेड सर्किल वाले चैप्टर में, और आपको पता नहीं है कि बेस और हाइट क्या होती है या क्या होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी, तो इसकी वैल्यू, इसका मान हमेशा रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। समझ गए? तो ये था आपका पहला। दूसरा, जब या थीटा 60 डिग्री होगा, थीटा 60 डिग्री होगा, तो जब थीटा 60 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है अपना √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए क्या होती है? ए होती है साइड, या पूछा। फिर वही सवाल आता है कि ए क्या होगी प्रश्न में, कई बार पता नहीं चलता। तो अगर हमें ए का पता नहीं है, साइड का पता नहीं है, भुजा का पता नहीं है, तो हमेशा याद रखें कि साइड, भुजा हमेशा आर रेडियस या त्रिज्या होती है। ये दोनों काम सोल्व हो गए। उसके बाद √3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इसी में देख लो, 1.73। ये होती है √3 की वैल्यू, ये आपकी बुक के हिसाब से, ये बुक में गिवन होती है
जनरली क्या होता है 1.69 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन अपन क्या करते हैं पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, इसलिए 1.7। ठीक है, तो ये था मेरे पास माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। ठीक है, अब बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड की, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट की बात करते हैं। इसी से देखो, अगर एक बार के लिए मैं इसको हटा दूं, ये देखो, क्या ये जो है ये माइनर सेगमेंट है लघु, तो क्या ये जो बड़े वाला है क्या ये मेजर सेगमेंट हो गया, या फिर दीर्घ वृत्तखंड कह सकते हो, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, उसी में से होगा। कैसे, अगर क्या ये पूरा का पूरा सर्किल है, तो अगर मैं सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड को माइनस कर दूं, तो क्या मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा? आना ही पड़ेगा इसको, कहा जाएगा फिर। तो यहां से मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ गई इतनी बात मेरे पास। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, वो कैसे आता है वो इसको अलग से 2 मिनट 5 मिनट आप वेट करें, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी उसके बाद उस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे कि वो आता कैसे। उसी फॉर्मूले से इस बार जरूर क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी 110%। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखें उसको। ठीक है, तो यहां से आगे चलते हैं। उसके बाद एक नया नाम आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चतुर्थांश। पूछता क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में समझे भी, एक छोटी सी बात है वो समझते हैं। क्वाड्रेंट, अगर आप जब भी ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके से होता है, तो इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। 1 2 3 4, ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश। अब एक क्वेश्चन है आपके जिसमें ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको चतुर्थांश का कोण पता होना चाहिए, चतुर्थांश में कोण कितना होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कंप्लीट 360 है? और ये अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 भागों में कट गया, तो ईच एंगल क्या 90 90 हो गया? तो इसका मतलब एंगल इन क्वाड्रेंट चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट, चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री, ये थी बात इसकी।
फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद अगली बात, अगला टॉपिक कि 1 मिनट का एंगल कितना होता है। घड़ी की जो सुई है, ये अपनी घड़ी, इस घड़ी का एक, ये पूरा का पूरा एक सर्किल के जैसा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है 360। तो हमें पता करना है मिनट के एंगल कितने होते हैं। अगर मैं आपको 1 मिनट का कोण बना दूं तो 60 डिग्री का कितना हो गया, 360। तो हमें भी पता करते हैं 1 मिनट का कोण कितना होता है। तो देखना ध्यान से, अगर मान लो ये घड़ी है, ये यहां है, ये पूरा घूमी, तो जब मिनट की सुई एक राउंड कंप्लीट करती है तो 60 मिनट लगता है। और सर्किल में एक राउंड घूमने पर 360 डिग्री एंगल बनता है, मतलब 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल 360 अपॉन 60। यानी 1 मिनट का जो एंगल है वो 6 डिग्री आ जाता है। यानी 1 मिनट का जो कोण है वो 6 डिग्री है। याद रखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन में जरूर काम आएगा। 1 मिनट का कोण 6 डिग्री होता है। तो अगर 5 मिनट का पूछे तो 30 डिग्री, 10 मिनट का पूछे तो 60 डिग्री, कितने भी मिनट का आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री और 1 मिनट का जो एंगल है वो 6 डिग्री होता है। तो फटाफट इसको देखें, फिर चलेंगे अपन। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जहां बच्चों को करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, उसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को समझेंगे। अब देखना, एक नया फॉर्मूला आता है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर का नया फॉर्मूला। उससे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर, पहले लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्र। एक और होता है, क्या होता है समझना। मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दे दिया थीटा, तो दे दिया आपको, थीटा नहीं दिया, छोड़ो, आपको दे दी चाप की लंबाई। ये कोई क्वेश्चन है नॉर्मल, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको दे दिया मैंने, मान लो 10 दे दिया, और रेडियस त्रिज्या, ये भी मान लो आपको 60 दे दिया। ठीक है, ये आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें? अब अपन तो क्या करेंगे, पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आर की वैल्यू है मेरे पास, थीटा नहीं है मेरे पास। अब थीटा नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा तो आर तो है मेरे पास, लेंथ ऑफ आर्क भी है, थीटा नहीं है, तो थीटा पहले निकालेंगे। तो थीटा कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7,
7 से 7 कट गया, ये इधर चला गया 3600 अपॉन ये इधर ट्रांसफर हुआ 2 मल्टीप्लाई 20, यहां से थीटा आएगा। अब ये थीटा आ गया, मान लो इसको सॉल्व कर आगे कैसे कैसे करके आपने थीटा निकाल भी लिया, टाइम तो वेस्ट हो गया। अरे टाइम तो वेस्ट हो गया ना इसमें। फिर थीटा चला, थीटा आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट करूंगा, फिर आंसर निकालूंगा। बहुत टाइम लगेगी, कैलकुलेशन नहीं आती अपने को, हमें तो शॉर्ट तरीका चाहिए, कम से कम समय में हो, हमें तो शॉर्ट तरीका चाहिए, कम से कम समय में हो, तब जाके एक नया फॉर्मूला बनता है। कौन सा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। एक नया फॉर्मूला आता है जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई गिवन हो और त्रिज्या आपके पास दे रखी हो। फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझते आया कैसे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, तो मैं क्या करता हूं, इसी को चाप की लंबाई बना देता हूं। देखना, थीटा अपॉन 360, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं थीटा अपॉन 360 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर को 2 भागों में बांट दो, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि आर और आर वापस आर स्क्वायर बन जाएगा। आगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 1 अपॉन 2 को तो पहले लिया है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर। अभी अभी रिवर्स से जाके देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ये लेंथ ऑफ आर्क का ही होता है, चाप की लंबाई का। तो यहां से अपना नया फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन 2 लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस हिंदी में चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ये बन गई। ये है आपका, शॉर्ट में लिखे तो 1 अपॉन 2 L इंटू आर। 110% आरबीएससी में क्वेश्चन देगा, 110% देगा। आज की इंट्रोडक्शन पार्ट के अगर फॉर्मूले याद करके उनके क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है। सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है और कुछ नहीं। तो ये था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसको बार बार देखें और इसको उनको फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, एक्सेस चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त, और आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस कैसे करनी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे करें। तब तक आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर ले, बहुत अच्छे से तैयार कर ले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस बच्चे ने इतना सब कुछ याद कर लिया उसको चैप्टर 11 पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पढ़ने की नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चनों, ताकि आपकी कैलकुलेशन बनी रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे इस बार। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस बच्चे ने फुल सिलेबस हमारा, हालांकि शुरुआत है, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बाद में दूंगा, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं क्या कर चुका, वो बात की बात है।
जिस बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट की क्लास 10th की पूरी वीडियो अच्छे से देखी, एक विद टिल एग्जाम डेट तक, एग्जाम डेट से 1-2 दिन पहले या 5-4 दिन पहले तक मान लो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम की छुट्टियों में आपको एक दिन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा है। गारंटी देता हूं जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, गारंटी। तो पूरी 10th की सिलेबस की चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पूरी वीडियो अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। मैंने पहले भी जैसे आपको कहा था कि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को पर्सनली थोड़े दिन बाद में टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, या आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे ये रिटर्न में लिख के आप मुझे सेंड कर दो, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आपका काम है सिर्फ पढ़ने का, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, वो तो आप ऐसे ही कर दोगे। अगर आपको चीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी देते हो, अगर आपको चीज अच्छी लगी तो आप तभी आप अपने दोस्त को, है कि नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।